दोस्तों नमस्कार। ना तो ये चौसर है और ना ही शतरंज की बिसात है। ये जनता का चुनाव है और जनता की बिसात पर नेता इस वक्त प्यादे के तौर पर है और इसका खुला नजारा अमेठी से लेकर रायबरेली तक में नजर आ गया। रायबरेली में राहुल गांधी का पर्चा भरा जाना और उसके शोर और उसकी आवाज दिल्ली में सुनाई देना, दिल्ली के भीतर इस बात को लेकर हड़कंप मच जाना कि राजनीतिक तौर पर एक दो सीट नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की दर्जन भर सीट उसकी जद में आ रही है। और यह नजारा अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का होना राजनीतिक तौर पर कांग्रेस की पहचान के साथ चाहे जुड़ा हुआ हो, लेकिन यह चुनाव इंडिया का है। और जिस समीकरण और जिस रणनीति के आश्रय रायबरेली को चुना गया और अमेठी में पहली बार गांधी परिवार ने अपने एक करीबी राजनीतिक कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा को खड़ा कर दिया, उसने भी एक झटके में कई संदेश दिल्ली को दे दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर रायबरेली में राहुल गांधी ने पर्चा भरा और उसकी आवाज और उसका शोर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक क्यों गूंजने लगा। प्रधानमंत्री को भी अपनी चुनावी रैली के ठीक बीच में जिक्र रायबरेली का करना पड़ा, राहुल गांधी का करना पड़ा, गांधी परिवार का करना पड़ा, जबकि यह मुद्दा हो नहीं सकता है। और मुद्दे तलाशती हुई बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी दरअसल इस दौर में उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां पर उनके पास अपना कोई मुद्दा नहीं है। और कांग्रेस पार्टी इस परिस्थिति के भीतर उस राजनीति को साध रही है जहां पर वो जानती है कि वह अपने तौर पर कितनी मजबूत या कितनी कमजोर है। इसीलिए आज रायबरेली में बाकायदा कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, जो रायबरेली में कांग्रेस का दफ्तर है, वहां पर लहराते हुए झंडों में कांग्रेस के झंडों से ज्यादा समाजवादी पार्टी के झंडे लहरा रहे थे। और एक झटके में हर कोई यह महसूस कर सकता था कि दरअसल यह पहला मौका है जब कांग्रेस की पहचान जिस गांधी परिवार से जुड़ी हुई है उस गांधी परिवार से निकलकर कोई नॉमिनेशन कर रहा हो और वहां पर साथ खड़े राजनीतिक दलों के झंडे और उनके कार्यकर्ता शोर मचा रहे हो, यह कह रहे हो कि अब सब जीत लेंगे। यह शायद बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन जिन तीन सवालों ने जन्म इस दौर में ले लिया है वह दरअसल कांग्रेस की अपनी स्ट्रेटजी, इंडिया गठबंधन का अपना दांव और बीजेपी का मुद्दों को तलाशते तलाशते खालीपन और उस दायरे में प्रधानमंत्री तक की रैली और उनके भाषण का उसी दायरे में फंस जाना जहां से शुरुआत हुई थी। यानी शुरुआत 2014 से हुई थी। 2014 में निशाने पर सोनिया गांधी थी, 2024 में निशाने पर राहुल गांधी है। उस दौर और इस दौर के बीच में बीजेपी कहां पर है, अब यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर पहली बार इंडिया गठबंधन को लेकर जो सवाल हैं उन सवालों के साथ सरोकार वहां के वोटरों के जुड़ते चले जा रहे हैं। और हर कोई इस बात को महसूस करने लगा है कि बीजेपी अपने बूते कहां पर है। उनकी अपनी छवि जो प्रधानमंत्री मोदी के आश्रय गढ़ी गई उसमें कोई मुद्दा, कोई एजेंडा बचा क्यों नहीं है। तो आइए इस सफर पर आज आपको लिए चलते हैं। शानदार सफर है उस राजनीति का जिसके अक्स तले आपको 4 जून यानी 2024 के चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश के जरिए दिखाई देने लगेंगे। लेकिन उससे पहले रायबरेली की यह तस्वीर काफी है दिखाने के लिए। ओके।
तो ये नजारा रायबरेली का है, राहुल गांधी के नॉमिनेशन को फाइल करते वक्त का है और उससे पहले का ये शोर है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि उत्तर प्रदेश के भीतर अमेठी और रायबरेली में भी कांग्रेस ने किसी भी विधानसभा सीट पर जीत हासिल की नहीं है। वहां पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है। एक लिहाज से कहें तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी इस चुनाव में आमने सामने खड़ी है। लेकिन राजनीतिक तौर पर जो छौंक राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के जरिए और उस बिसात के जरिए लगाया, जहां पर उन्होंने बीजेपी को इस बात का एहसास करा दिया कि इस देश का मतलब होता क्या है और उस दायरे में इस देश का दलित हो, अल्पसंख्यक समुदाय हो या फिर जातीय समीकरणों के आश्रय ओबीसी की राजनीतिक पहचान जो खो चुकी थी, उसे वापस पटल पर लाने की सोच जो राहुल गांधी ने अपने राजनीति के जरिए परोसी, उसमें एक झटके में यूपी के भीतर समाजवादी पार्टी और अखिलेश भी समझ गए कि कांग्रेस के बिना जीत मिल नहीं सकती है। और कांग्रेस इस बात को समझ गई कि अगर अखिलेश का चेहरा उत्तर प्रदेश में सामने रहेगा, समाजवादी पार्टी का कैडर अगर साथ चलेगा, तो फिर एक के बाद एक दूसरी सीट पर जीत मिलती चली जाएगी। अगर रायबरेली के भीतर आप देखें तो वहां की 5 सीटों में से बीजेपी ने 3 सीट, समाजवादी पार्टी ने 2 सीट जीती है। अमेठी का भी कमोवेश यही हाल है, 3 बीजेपी 2 समाजवादी पार्टी। सांगठनिक तौर पर समाजवादी पार्टी कहीं ज्यादा बीजेपी की तुलना में एकजुट है, क्योंकि बीते 10 बरस से उसने जिन परिस्थितियों को देखा और खास तौर से 2017 के बाद चुनाव हारना और फिर 2022 में भी हार जाना, 2027 में तभी जीतेंगे जब 2024 को जीत चुके होंगे। इसीलिए जिस कतार पर आज हम आपको ले जाना चाहते हैं, उसमें पूरा गांधी परिवार और उसका इतिहास भी कहीं ना कहीं शामिल है, क्योंकि रायबरेली और अमेठी की सीट पर पूरा परिवार सिमटा हुआ है। और गांधी परिवार की अपनी समझ को देखिए, नेहरू जब थे तो उस दौर में इंदिरा गांधी की एंट्री हुई, इंदिरा गांधी जब थी उस दौर में संजय गांधी की एंट्री हुई, राजीव गांधी के दौर में किसी की एंट्री हुई नहीं, लेकिन उनके सामने उनके भाई की पत्नी मेनका गांधी जरूर अमेठी में खड़ी हो गई 1984। और उसके बाद देखिए तो सोनिया गांधी जब 1999 में आती हैं तो उसके 5 वर्ष के बाद 2004 में राहुल गांधी की एंट्री होती है। और 2024 में सोनिया गांधी चुनावी मैदान से हटकर राज्यसभा में चली जाती हैं और उस रायबरेली सीट पर राहुल गांधी उतरते हैं। अब सवाल किसी के जहन में भी अमेठी का हो सकता है। अब आप 2 कल्पना कर सकते हैं। एक, अगर वाकई स्मृति ईरानी या कहें बीजेपी मजबूत है अमेठी में, तो वो राहुल गांधी को क्यों खोज रही है? और अगर वहां की जनता ने मन बना लिया है कि यह गांधी परिवार की सीट है और फिर किशोरी लाल शर्मा जो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता भर हैं या कहें गांधी परिवार के बेहद निकट हैं, तो फिर उससे अगर हार मिल गई तो फिर बीजेपी का क्या हाल समूचे उत्तर प्रदेश में होगा? यह दरअसल इस चरण में तो नहीं, जो तीसरा चरण है उसके बाद चरण में जरूर नजर आएगा और उसका असर समूचे उत्तर प्रदेश की तकरीबन 22 सीटों पर पड़ेगा। यानी यह मैसेज अगर इस दौर में चलना शुरू हो गया कि किशोरी लाल शर्मा भी चुनाव जीत सकते हैं, तो कल्पना कीजिए जो बड़े बड़े कद्दावर नेता बीजेपी के खड़े हैं, उन कद्दावर नेताओं के सामने जनता की पूरी गोलबंदी राजनीतिक तौर पर समूचे उत्तर प्रदेश के भीतर एक नई राजनीति को खड़ा कर देगी। और यह कई मौकों पर खड़ा हुआ है और शायद इसीलिए चंद मिनटों के लिए सही प्रियंका गांधी जब फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर उतरी तो वहां से उन्होंने सीधे अमेठी का रास्ता पकड़ा। तकरीबन 45 मिनट की ड्राइव और उसके बाद 5 मिनट का वक्त जो गुजारा उन्होंने अमेठी में और साथ में किशोरी लाल शर्मा को लिया, जो कहा वो जनता से ही आह्वान था, आप ही के बीच का शख्स है, आप ही को चुनाव लड़ना है, आप ही को जीतना है, तय आप ही कीजिए। नमस्कार।
जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे रायबरेली भैया के नामांकन के लिए जाना है। आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप इनको मेरे ख्याल से आप शायद 35 या 40 सालों से जानते हैं। अमेठी की गली गली जानते हैं, गांव गांव जानते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। ये अवध का इलाका है। अमेठी में प्रियंका गांधी जिन बातों का जिक्र कर रही है वो जनता के कंधों पर ही सारा बोझ डाल रही हैं इस चुनाव को लेकर। और अगर किशोरी लाल शर्मा यानी कांग्रेस का एक कार्यकर्ता इस दौर में बीजेपी के सबसे स्टार उम्मीदवार को हराने की क्षमता रखता है और अगर यह मैसेज चला जाता है तो जरा कल्पना कीजिए इसका असर लखनऊ तक आएगा। अवध के इलाके में चाहे वो फतेहपुर हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे फैजाबाद ही क्यों ना हो, जहां पर लल्लू सिंह चुनाव जीतते आए हैं, या प्रतापगढ़ का इलाका हो, या फिर कानपुर और उन्नाव की भी परिस्थिति को देखिए और इस पूरी लकीर को जरा समझ लीजिए। इन जगहों पर असर जबरदस्त पड़ेगा और समाजवादी पार्टी इस बात को जानती है कि इस बार मैदान में मायावती नहीं है, उस तर्ज पर नहीं है जिस तर्ज पर इससे पहले के चुनाव में वह नजर आती थी, चाहे 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो। 2024 में विपक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी खड़ी है और इन तमाम जगहों पे जो अवध की तमाम सीटें हैं, यहां पर दूसरे नंबर पर अगर पिछली बार समाजवादी पार्टी रही ज्यादातर सीटों पर, हालांकि बीएसपी भी रही लेकिन ज्यादातर सीटों पर वह रही, और ऐसे में अमेठी से भी एक मैसेज है कि किशोरी लाल शर्मा जो जनता के बीच से निकलकर जनता की बातों का जिक्र करते हुए चुनाव मैदान में है, तो यह सवाल पूरे के पूरे अवध की पट्टी में नजर आने लगेगा। और 2019 के चुनाव को अगर देखिएगा तो उस चुनाव में बीजेपी ने सारी सीटें जीती थी इन इलाकों की, लेकिन अब सवाल है कि तीसरे चरण से इसकी महक क्या आने लगेगी, क्योंकि तीसरे चरण में संभल, मैनपुर, एटा, बदायूं, मैनपुरी, एटा, बदायूं, इन जगहों को छोड़िए, अनोला, इसके बाद देखिए हाथरस, आगरा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, बरेली, इन तमाम जगहों पर भी क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। राजनीतिक तौर पर कोई कह सकता है नहीं नहीं ये अमेठी तक ही मामला सिमट जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि अमेठी में सबसे ज्यादा बेहतरीन शख्स बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर है और पूरे उत्तर प्रदेश के भीतर में सबसे कमजोर शख्स के तौर पर अमेठी में चुनाव लड़ रहा है। यह मैसेज कितना बड़ा होगा और एक झटके में रायबरेली की सीट सिवाय राहुल गांधी की मौजूदगी से हटकर और कुछ चीजों की स्थिति को प्रकट नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप अतीत को भी परखते हैं और अतीत में इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर रायबरेली की सीट को आप देखिए तो फिरोज गांधी ने 1952 और 1957 में चुनाव लड़ा, इंदिरा गांधी ने 1967 और 1971 में चुनाव लड़ा, सोनिया गांधी 2004 से लगातार सांसद बनी रही 2019 तक, और अब राहुल गांधी की एंट्री हुई है। इस दौर में ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी इस जगह को छोड़कर नहीं गई। याद कीजिए 1977 की हार के बाद 1978 में इंदिरा गांधी चिकमंगलूर चली गई थी, वहां से जीती थी। 1980 में वह मेढक से चुनाव लड़ी थी, वहां से वो चुनाव जीती थी। तो ऐसा नहीं है कि दरअसल एक सीट और गांधी परिवार के आसरे उत्तर प्रदेश की राजनीति तय होती है, लेकिन पहली बार ऐसा क्यों हो गया कि जो हाइप या जो उड़ान अमेठी को लेकर लगातार वहां खड़े बीजेपी के उम्मीदवार और खुद प्रधानमंत्री मोदी देना चाह रहे थे, उसी में वो झटका खा गए।
और मैसेज बड़ा हो गया कि अब तो जनता का यह चुनाव है और शायद यही वो डर है जो इस दौर में प्रधानमंत्री के सामने है, बीजेपी के सामने है। अन्यथा बंगाल की रैली में रायबरेली का जिक्र और राहुल गांधी का जिक्र और किस तर्ज पर जिक्र और उन तर्ज के आधार पर उस राजनीति को समझने की कोशिश कीजिए। इस दौर में क्यों बीजेपी के हाथ में कोई मुद्दा नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। सच तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, समूची बीजेपी चाहती थी कि अमेठी से राहुल गांधी लड़े, जिससे राहुल एक मुद्दे के तौर पर खड़े किए जा सके और वहां पर बीजेपी की उम्मीदवार राहुल गांधी के आसरे अपनी चकाचौंध को दिखला सके, यानी उन जमीनी मुद्दों पर एक रेड कारपेट राहुल गांधी के जरिए बिछा दी जाए, जिससे इस बात का जिक्र ही ना हो कि अमेठी का विकास क्या हुआ, अमेठी के लोगों के सामने मुश्किल क्या है, या फिर पिछली बार जब वो चुनाव जीती थी और इससे पहले लगातार अगर गांधी परिवार चुनाव जीत रहा था तो ऐसा क्या हुआ कि अब दूसरी बार की परिस्थिति में उन्हें राहुल गांधी की जरूरत पड़ गई। क्योंकि अगर आप राजनीतिक तौर पर विधानसभा के समीकरणों को भी देखिए तो रायबरेली की सीट जो है वह बीजेपी ने जरूर जीती, लेकिन सिर्फ 7,175 वोटों से। अमेठी की सीट समाजवादी पार्टी के पास है, 18,000 वोटों से उसने जीता था। और अगर बीजेपी की परिस्थिति के ठीक समानांतर अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को परखें तो बीजेपी की मुश्किल यह है कि अगर समाजवादी पार्टी मजबूत हो गई तो फिर बीजेपी का संगठन ढहढहा जाएगा और राजनीतिक तौर पर वह जातीय समीकरण उभर कर आ जाएंगे जो मंडल के आंदोलन के बाद की राजनीति में उभरे थे और एक झटके में कल्याण सिंह की राजनीति हाशिए पर चली गई थी। और शायद इसी से बचने के लिए उन्हें जरूरत राहुल गांधी की थी और राहुल गांधी और इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली अपने आप को रायबरेली की दिशा में ले गए। अगर आप विधानसभा की सीटों को और बारीकी से परखें और यह स्थिति कमोवेश लगभग 1 दर्जन सीटों पर है जो अवध के दायरे में है और उसके बाद जो खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो हवा थी वह धीरे धीरे कैसे उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में भी पहुंच गई है, यह उसका सिर्फ एक अंदेशा है। क्योंकि आप ध्यान दीजिए बछवाड़ा की सीट समाजवादी पार्टी के पास, उसके बाद देखिए समाजवादी पार्टी के पास हरचांदपुर की सीट, उसके बाद समाजवादी पार्टी अपने तौर पर सारणी की सीट, उच्चाहार की सीट, इन जगहों पर जब आप परख रहे हैं चीज़ों को तो उसके बाद जब आपकी एंट्री अमेठी में होती है तो वहां पर गौरीगंज की सीट भी समाजवादी पार्टी के पास, जगदीशपुर और तिलोई की सीट बीजेपी के पास जरूर है, सालोन की सीट बीजेपी के पास जरूर है। ये सवाल ये है पहली बार क्या वाकई अगर यह रीजनल लेवल पे यानी लोकल लेवल पर चुनाव इंडिया गठबंधन ले गया और राहुल गांधी स्ट्रेटेजिकली चीजों को लोकल स्तर पर ले गए तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसके पास सिर्फ राष्ट्रीय स्तर का नेता है, राष्ट्रीय स्तर का चेहरा है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। यानी स्थानीय स्तर पर अगर चुनाव हो रहा है तो असर कितना व्यापक होगा यह सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि तमाम विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इससे पहले बीजेपी इसीलिए हारती थी क्योंकि स्थानीय तौर पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी ज्यादा मजबूत थी और संगठन के तौर पर कांग्रेस धीरे धीरे कंगाल होती चली गई। उसके अपने वोटर, अपने संगठन के लोग जातीय समीकरणों के आधार पर बंट गए, बिखर गए। यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहला चुनाव ऐसे है जिसमें बीजेपी के पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चेहरा तो है
लेकिन मुद्दे अगर लोकल हो रहे हैं तो फिर उसके सामने लोकल यानी छत्रप से टकराने की ताकत नहीं बचेगी। और यह स्थिति आज रायबरेली में खुलकर उभरी। जिन बातों का जिक्र वहां पर झंडे लहराने से लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो बड़ी तादाद नजर आ रही थी, वो बता रही थी कि समाजवादी पार्टी इस बात को समझ गई कि 22 सीटें वह उत्तर प्रदेश में जीत सकती है अगर पूरे तरीके से जातीय समीकरण, स्थानीय तौर पर मुद्दों के आसरे और इससे पहले बीजेपी की सत्ता और डबल इंजन की सरकार ने क्या कुछ किया, इस आसरे अगर चुनाव हो जाए और इस परिस्थिति में कांग्रेस ने कम सीटों पर समझौता करके भी राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी के पीछे खड़े होकर एक झटके में बीजेपी के सामने मुश्किल खड़ी कर दी। और यह रायबरेली से जो सीट चुनी गई, राहुल गांधी ने यह उसकी पकड़ है। और सवाल प्रियंका गांधी का लेकर भी उठा कि प्रियंका गांधी अपने तौर पर किस तरीके से चुनाव प्रचार करेंगी। चुनाव प्रचार की पहली तस्वीर तो आपने देख ली, किस तर्ज पे वह अब चुनाव प्रचार करने उतर रही हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर इस मामले में बड़ी महत्वपूर्ण है। वह जिन बातों का जिक्र जिन सरियों से कर रही है और उन आधारों के आसरे वह बार बार इस बात को बताना चाह रही है कि यह चुनाव हमारा नहीं है, यह आपका चुनाव है, जनता का चुनाव है। और जिन तरीके से वह चोट प्रधानमंत्री को दे रही है, वह गांधी परिवार के उस अतीत को भी अब सामने लाकर रख रही है जिस पर अभी तक चुप्पी साधी गई थी। और इमोशनली कहिए या शब्दों के आसरे कहिए, किसी के भी दिल को यह बात भेद सकती है जब बात विरासत और शहादत की हो। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने इतने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए, तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। ये भावना मोदी जी नहीं समझ सकते। जो मोदी जी इंदिरा गांधी जैसी एक शहीद के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो मोदी जी इस भावना को देख के सिर्फ परिवारवाद देखते हैं लेकिन देशभक्ति नहीं देखते, देश की सेवा नहीं देखते, वो इस भावना को नहीं समझ सकते। मैं आपको ये कहने आई हूं, मैं आपको ये कहने आई हूं कि हमें देशद्रोही कहें, हमें घर से निकाल दें, मेरे भाई को संसद से निकाल दिया, हम पे केस डालें। मेरे भाई पे इतने केस डाल दिए कि कभी इधर कभी उधर, कभी गुजरात में कभी बिहार में वो जाता है कचहरी, जाएगा, कुछ भी कर ले, मार डाले, लेकिन ये भावना हमारे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। यानी चुनाव उस मुहाने पर पहुंच गया है जहां निशाने पर प्रधानमंत्री को लेना जरूरी है। अब यह खुले तौर पर शायद प्रियंका गांधी ने मुनादी भी कर डाली है और प्रियंका गांधी के हाथ में अमेठी का चुनाव प्रचार है। इस देश के भीतर अलग अलग जगहों पर घूमकर चुनाव प्रचार करना है। राहुल गांधी भी चाहते हैं कि किसी भी हालत में कांग्रेस का घोषणा पत्र गांव-गांव तक पहुंच जाए, लोग जान जाएं। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिन 250 सीटों पर महत्वपूर्ण फैसला आने वाले वक्त में अगले 4-5 चरणों में होना है, उन 250 सीटों में से ज्यादातर सीट बीजेपी के पास है। यह हिंदी पट्टी की सीट है और हिंदी पट्टी के भीतर अगर चुनाव राज्य दर राज्य, छत्रप दर छत्रप और लोकल परिस्थितियों के मुद्दों के आसरे होने लगेगा तो फिर 2014 और 2019 को आप भूल जाइए,
क्योंकि उन चुनावों में राष्ट्रीय तौर पर एक चेहरा उभर कर आया था। उसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बहुत सारे गीत गाए। उन गीतों के आसरे 2024 का चुनाव हो नहीं रहा है और इसीलिए जो स्थानीय मुद्दे हैं और संयोग से वही इस देश के राष्ट्रीय मुद्दे बन गए हैं। वो चाहे इलाज का सवाल हो, चाहे एजुकेशन का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, ये परिस्थितियां इस देश में स्थानीय तौर पर यानी गांव दर गांव की परिस्थितियों के भीतर से निकलती है। और सिर्फ रायबरेली या अमेठी ही नहीं, उत्तर प्रदेश के भीतर में तमाम जो भी लोकसभा की सीटें हैं उनके भीतर का सच यह है कि तकरीबन 80% लोग ग्रामीण जीवन जीते हैं और ग्रामीण जीवन 80% लोगों में से तकरीबन 86% लोग किसानी से जुड़े हैं। और इन परिस्थिति में किसानों को लेकर मुश्किल और इन स्थितियों के बीच किसान परिवारों से निकले हुए बच्चों के सामने बेरोजगारी की परिस्थितियां, इन दो परिस्थितियों से अगर उत्तर प्रदेश की पूरी सियासत को आप मथना शुरू कीजिएगा तो आपको जानकर हैरत होगी कि जो सांसद बीजेपी के भी चुने गए उसमें से 90% सांसद जो उत्तर प्रदेश के हैं उनका जुड़ाव किसानी और कहीं ना कहीं किसानी छोड़कर किसी तरीके से नौकरी दिलाने और पाने की परिस्थितियों के बीच ही फंसा रहा है। अब यही सवाल राजनीतिक तौर पर इस देश में चुनाव में सबसे बड़ा हो गया। यह चूक उत्तर प्रदेश के भीतर कैसा गुल खिलाएगी यह सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी के दूसरे तीसरे नंबर के स्टार प्रचारक हैं, वह भी दरअसल राहुल गांधी को मुद्दा बनाने को लेकर अब खुलकर सामने आ गए हैं। वो जिक्र पाकिस्तान का हो, वो जिक्र मुसलमान का हो, इन दोनों परिस्थितियों के बीच अगर चलिएगा तो एक बात आपको नजर आएगी कि राहुल गांधी वर्सेस मोदी यह चुनाव नहीं है और यह ना होना ही बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग समीकरण के आसरे बीजेपी, उसका संगठन और उसकी रणनीति काम करती नहीं है। उसको एक धागा चाहिए था जो प्रधानमंत्री मोदी के जरिए निकला था, जिसमें वह पिरो रहे थे पूरे के पूरे फूल को, जिससे वो सत्ता में आ सके। संयोग से वो धागा शिफ्ट हो गया। वो धागा राहुल गांधी की विचार के साथ आने लगा, यात्राओं के साथ आने लगा और उस परिस्थिति में जो दूसरे छत्रप थे वह उस माले को गुथने लगे। यानी चुनाव के तौर तरीके उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलकर क्या इस देश पर बड़ा असर डालेंगे? यह सवाल रायबरेली में नॉमिनेशन के बाद और अमेठी में कांग्रेस के कार्यकर्ता के नॉमिनेशन के बाद बड़ा हो गया है। इसीलिए आप इंतजार कीजिए, अगले 2-3 दिन जो भाषण इस देश में आपको सुनाई देंगे उसमें बार बार प्रयास इसी का होगा कि किसी भी हालत में राहुल गांधी मुद्दा बने, कांग्रेस निशाने पर ली जाए और इसी के आसरे चुनाव जीता जाए। यह सोच और दूसरी तरफ जनता के कांधे पर चुनाव जीतने का बोझ अगर इंडिया गठबंधन डाल रहा है तो समझना होगा यह चुनाव उम्मीदवारों से ज्यादा जनता का चुनाव है, पार्टी और राष्ट्रीय सोच से ज्यादा लोकल स्तर के मुद्दों का चुनाव है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।